हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है ऊपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वीडियो में, तो ये लिंक को आप क्लिक करके पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। कंटिन्यूएशन में है चैप्टर, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, किस तरह से हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो एक मेथड होता है सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, कुछ ना कुछ सर्जरी होती है। सर्जरी का मतलब क्या है कि बॉडी में हम कुछ काटा पीटी कर रहे हैं, बॉडी में कुछ चीर फाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला आता है इसमें वेसेक्टोमी, दूसरा आता है इसमें ट्यूबेक्टोमी। तो क्या होता है वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, देख लेते हैं। वेसेक्टोमी क्या होता है, ये मेल्स के ऊपर करा जाता है, ठीक है। ये मेल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेल की ये ट्यूब होती है, अगर आपने थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। ये जो ट्यूब होती है, ये देखो ऐसे ट्यूब जा रही है, ये एपिडाइडमिस है, ये टेस्टिस है आपके, ये एपिडाइडमिस है जिसमें आपके स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। फिर स्पर्म्स निकल के जैसे यहाँ से जाते हैं, तो ये ट्यूब है जिसमें स्पर्म जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वास डेफरेंस। तो इस वास डेफरेंस ट्यूब को काट दिया जाता है और इस तरह से इसको नॉट बांध दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसे? वेसेक्टोमी। अब एक चीज बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि अगर आपने ट्यूब काट दी है तो क्या टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन इस ट्यूब के थ्रू नहीं जाता हमारी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन जाता है ब्लड में। तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, मेल का हार्मोन, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वेसेक्टोमी से, पहली चीज। दूसरी चीज, मैन का जो इरेक्शन है, और मैन के इरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैन इजैकुलेट करेगा बट उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो स्पर्म्स कैरी करने वाली ट्यूब है उसे काट दिया है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये 100% एक तरह से, अगर वेसेक्टोमी ठीक से हुई है तो आप मान के चल सकते हो कि वेसेक्टोमी अगर हो चुकी है मेल की तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। फिर फीमेल्स में जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी। तो ये देख सकते हो आप, जैसे ये फीमेल का पूरा यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है। जैसे मेल्स में वैस डेफरेंट को काटा है, फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट दिया गया है, फिर ऐसे टाइट कर दी गई है नॉट। ये देखो इस तरीके से आपको काट के फेलोपियन ट्यूब्स को और टाई कर दिया गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये जो एग्स रिलीज होते हैं ओवरी से, जैसे कि यहाँ से एग रिलीज हुआ तो एग आगे जा नहीं पाएगा। तो आप समझ रहे हो। तो वही जो केस मेल्स में हुआ था, स्पर्म्स आगे नहीं जा पाएंगे, उसी केस में यहाँ पे आगे जो एग है, एग जा नहीं पाएगा। तो जब एग जा नहीं पाएगा तो स्पर्म्स मिल ही नहीं पाएंगे एग से, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये है ट्यूबेक्टोमी। तो ये आपको चीज समझ में आ सकती है। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि क्या अगर ट्यूबेक्टोमी हो गई है तो फीमेल के मेंसेस नहीं होंगे, फीमेल्स को पीरियड्स नहीं होंगे। फीमेल्स को पीरियड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में जो यूट्रस है, जो उसकी लाइनिंग होती है, ठीक है। पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स में यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है, ठीक है। तो पीरियड्स में क्या है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड होती है। तो यूट्रस की लाइनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने ट्यूबिक्टोमी करवाई हुई है तो इससे आपकी यूट्रस की लाइनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पीरियड्स नॉर्मल ही होंगे, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड्स काफी इफेक्टिव हैं, हाईली इफेक्टिव हैं। तो इस तरीके से होता है सर्जिकल मेथड। अब हम आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे। हमने सर्जरी पढ़ ली, अब हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने सेक्स कर लिया है विदाउट कॉन्डम, ठीक है, आपने कॉन्डम का यूज नहीं किया है, तो उस केस में क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी का चांस बढ़ सकता है, स्पेशली अगर आपने इन दोनों के बीच में करा है, ठीक है। फीमेल की 28 डेज की साइकिल होती है, ये टाइम पीरियड ऐसा होता है फीमेल की साइकिल में जो सबसे ज्यादा इसमें चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो अगर इस टाइम पे आपने कराया और इस टाइम पे आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, विदाउट कॉन्डम सेक्स किया है, तो चांसेस है फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है, पिल्स ली जाती है, इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोला जाता है। ये पिल्स जनरली 72 आवर्स के अंदर ली जाती है, सेक्स करने के बाद 72 आवर्स के अंदर ली जाती है, बेस्ट काम करती है 24 घंटे के अंदर। अब ये पिल्स क्या है, ये पिल्स भी हॉर्मोन्स की पिल है, ठीक है। इसमें ईस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है, जैसे कि मैंने पार्ट 2 में बताया था। तो मोस्टली कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, तो इसमें कॉम्बिनेशन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हो, ये इस टाइप की कुछ पिल होती है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, हार्मोनल आईयूडी, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पार्ट 2 में इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। तो इसी तरीके से इसमें क्या है कि जैसे कि आपने
अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, अब आपको लगता है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस केस में आप जाके डॉक्टर से मिलके एक अपने यूट्रस में ये आईयूडी फिट करवा सकते हो। तो उस आईयूडी से हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन, तो वो आपका जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर सकते हो। फिर आता है, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, अब हम बात करेंगे अबॉर्शन की। ठीक है, तो अबॉर्शन कॉमन लैंग्वेज से अबॉर्शन बोलते हैं, मेडिकल उसमें बोला जाता है इसको एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी एमटीपी होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसको जनरली मेडिकल लैंग्वेज में एमटी ही बोला जाता है, एमटीपी। अबॉर्शन थोड़ा हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, अब 1971 तक, ठीक है 1971 तक इंडिया इंडिया में 1971 से पहले जो स्टेटस था अबॉर्शन का वो लीगल नहीं था। 1971 के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज करा है। ठीक है, तो अब इंडिया में जो अबॉर्शन है वो लीगल है। अब 2017 में फिर एक एक्ट आया था, ये एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 1971 में इंडिया में अबॉर्शन लीगल हुआ, 2017 में फिर एक एक्ट आया एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। अब जनरली देखो क्या होता है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, 12 वीक से पहले पहले, 12 वीक का मतलब हो गया ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, 3 महीने, तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने से पहले पहले अगर आप अबॉर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में दवाइयों के थ्रू अबॉर्शन हो जाता है। ये दवाई आती है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो दी है, मिफीप्रिस्टोन। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, ये सब हार्मोन ही है, ये प्रोजेस्टेरोन को रोकता है। देखो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, जैसे कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो से यूट्रस को तैयार करना एक तरीके से, और यूट्रस में जाके जो जाइगोट है वो अटैच होता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो है एक तरीके से जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। तो ये सारा जो काम है ना यूट्रस को तैयार करने का, और जो एम्ब्रियो है वो वहां जाके इम्प्लांट होगा, ये सारा काम प्रोजेस्टेरोन का होता है। तो ये जो दवाई है ये प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को रोक देगी, प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को रोक देगी। तो इस तरह से क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन ये दवाइयां सब तब काम करती हैं जब आपने जनरली 9 to 12 वीक्स का टाइम होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी होने के ऑल अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा मैं बोलूँ 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, 12 वीक्स का मतलब कितना होता है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के 2 से 3 महीने के अंदर 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 आप करा रहे हो तो आप ये यूज करोगे। अगर 2 से 3 महीने हो चुके हैं इसके बाद अगर आप कराते हो आफ्टर 12 वीक्स, तो वहां पे मेडिकेशंस का इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं रह जाता। ठीक है, अगर आप 3 महीने की बात करा रहे हो, 12 to 14 वीक्स की अगर आप बात करा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे फिर जनरली सर्जरी का यूज होता है। ठीक है, सर्जरी के थ्रू फिर अबॉर्शन करते हैं, वहां पे फिर पिल्स का यूज नहीं रह जाता लेटर स्टेजेस में। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सर्जरी जो होती है वो उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो कभी भी इस तरह का अगर आप सोचते हैं फ्यूचर में कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, अबॉर्शन की जरूरत पड़ रही है, तो हमेशा किसी ना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के ही गाइडेंस में आपको ये दवाइयां लेनी चाहिए, और किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में ही आपको सर्जरी करवानी चाहिए। ठीक है, अपने आप से आप ये सब चीजें मत करिएगा, ये हाईली इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि तो एक बार थोड़ा इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसमें जो साफ साफ दिया है, अगर आप अबॉर्शन करवाना चाहते हैं तो हमेशा आपका ट्रेन पर्सन के अंडर होना चाहिए। ट्रेन पर्सन मोस्टली यहाँ पे डॉक्टर ही होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। ठीक है, तो आप टैबलेट का यूज कर सकते हैं, जो जैसा मैंने पीछे आपको दिखाया था मिफीप्रिस्टोन टाइप की जो टैबलेट थी, या फिर सर्जरी का यूज हो सकता है, क्योंकि अगर आपको जैसे मैंने बोला 12 वीक से ऊपर हो चुके हैं तो वहाँ पे दवाइयां ज्यादातर काम नहीं करेंगी, वहाँ पे फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है, और वो हमेशा आपको प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में ही करवानी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि यार अगर हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो हम क्या क्या करें, कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। लेकिन अब यहाँ उल्टा है, यहाँ ये है कि हम प्रेगनेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बेबी हो हमें, लेकिन अगर इनफर्टिलिटी है तो बेबी नहीं होगा। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि या तो मेल या फीमेल, दोनों में से एक इंसान इनकेपेबल है बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, या तो मेल इनकेपेबल है या फिर फीमेल इनकेपेबल है, दोनों में से एक इनकेपेबल है, दोनों में से एक ऐसा है जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बेबी पैदा कर सके। अब
इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है, मेल में भी हो सकती है इनकेपेबिलिटी, फीमेल के अंदर भी हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी दोनों के अंदर हो सकती है, मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? तो ऐसे जो केसेस होते हैं जहाँ पे मेल इनफर्टाइल है या फीमेल इनफर्टाइल है, तो इस केस में यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत हेल्प करती हैं इन इनफर्टाइल कपल को बेबी पैदा करने में। ठीक है, तो ये कैसी होती है टेक्नोलॉजीज हम आगे देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। मेल इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज होते हैं, मतलब ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से कि मेल फादर नहीं बन सकता? ठीक है, क्या है उसके अंदर, कुछ चीजें ऐसी क्या होती हैं जिसकी वजह से वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता? ठीक है, देखो पहली चीज, अगर मेल का स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, जैसे अब ये देखो दो प्रॉब्लम होती हैं। ये होता है नॉर्मल स्पर्म काउंट। ठीक है, नॉर्मल स्पर्म काउंट ये है, जैसे ये आप देखो, तो जिस मेल का अगर स्पर्म काउंट ही कम है, उसके सीमेन में स्पर्म्स ही नहीं है, स्पर्म्स बहुत कम है, तो चांसेस कम हो जाएंगे कि वो फादर बन पाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। कि नॉर्मल स्पर्म काउंट है ग्रेटर देन 15 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमेन। ये देखो ये क्या है, लो स्पर्म काउंट है, लेस देन 15 मिलीलीटर मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन। तो आप देख सकते हो सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट ही कम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कईयों का बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब ये देखो ये नॉर्मल है, कईयों के स्पर्म्स ही नहीं है, मतलब सीमेन तो आ रहा है स्पर्म्स है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है, ओजोस्पर्मिया इज अ मेडिकल कंडीशन जहाँ पे मैन का सीमेन में स्पर्म होते ही नहीं है ही नहीं स्पर्म। पहला तो ये प्रॉब्लम हो गई मेल इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, और फिर अगर जैसे ये वही है कि वॉल्यूम ही नहीं है, सीमेन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बहुत कम वॉल्यूम का हो रहा है। ठीक है, फिर स्पर्म है लेकिन स्पर्म में मोबिलिटी नहीं है, स्पर्म ज्यादा तेज मूव नहीं कर पा रहा। अब स्पर्म मूव ही नहीं कर पा रहा, उसके अंदर मोबिलिटी नहीं है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। अगर स्पर्म मूव ही नहीं कर पाएगा तो कैसे जाके फिर वो जो एग है उसको फर्टिलाइज करेगा? तो स्पर्म का काउंट कम हो सकता है, स्पर्म का वॉल्यूम कम हो सकता है। ठीक है, सीमेन का, या फिर स्पर्म की मोबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म आगे मूव ही नहीं कर पा रहा, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें क्या है कि जो आपका मेन का जो पेनिस होता है उसमें इरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो मेन के स्पर्म्स तो निकलते हैं लेकिन पेनिस इरेक्शन नहीं होता। तो जब पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि वहां पे मेल फीमेल को प्रेग्नेंट कर पाए। फिर ये और भी इसमें इश्यूज हैं, इन पे मैं अभी नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ डिफेक्ट आ रहा है, स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके कुछ स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस तरीके की कुछ दिक्कत है। तो वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, बट ज्यादातर जो कॉमन कॉजेज देखे गए हैं वो स्पर्म काउंट की कमी की वजह से या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस टाइप के ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में ज्यादातर जो इनफर्टिलिटी होती है वो मेल्स में होती है। ठीक है, तो मेल्स में ज्यादा इनफर्टिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। अब हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इस फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्यों होती है? तो इसमें भी यही है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करूं तो मैं, ठीक है, यहाँ इनफर्टिलिटी है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, या इन कर लो इनफर्टिलिटी। ठीक है, फीमेल इनफर्टिलिटी का एक काफी बड़ा कॉज होता है पीसीओएस। अब ये पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल जो ओवरी होती है ना, ओवरीज में ही आपके फॉलिकल्स होते हैं। आपको अगर आपने थोड़ा सा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, जैसे फीमेल का ये ओवरी है, फीमेल की ओवरी में बहुत सारे ना फॉलिकल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो फॉलिकल रप्चर होते हैं, तो जब ये फॉलिकल फूटते हैं तो इन फॉलिकल के रप्चर होने से ही एग रिलीज होता है। लेकिन जिस फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है पीसीओएस, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, उस केस में क्या होगा, ये फॉलिकल्स हैं वो रप्चर होते ही नहीं है। वो रप्चर नहीं होंगे, वो ऐसे धीमे धीमे बड़े हो जाएंगे, फ्लूइड टाइप के बन जाएंगे, ये ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे देख रहे हो आप, एक टाइप की छोटी सी बॉल्स ही बन गई है। तो इसको बोलते हैं सिस्ट। फॉलिकल फूटा नहीं है, फॉलिकल के फूटने से ही एग रिलीज होता है। तो फॉलिकल फूट नहीं रहा, फॉलिकल फूटने की बजाय बड़ा होता जा रहा है साइज में। ये देखो, इसको ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, फ्लूइड टाइप का कुछ भरा होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं, सिस्ट टाइप की बन जाती हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स बनते जाते हैं बनते जाते हैं। ठीक है, वो फूटेंगे नहीं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉलिकल सिस्ट में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सिस्ट बन जाती है। तो ये बहुत सारी जब सिस्ट बन जाती है तो उन्हें बोला जाता है पॉली। पॉली मतलब होता है ज्यादा, मल्टीपल। मल्टीपल सिस्ट कहाँ पे है, ओवरीज के अंदर है। सिंड्रोम मतलब होता है सेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो ये जब फीमेल को प्रॉब्लम हो जाती है पीसीओएस, तो उसकी वजह से फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, अब क्यों होता है पीसीओएस, इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हैं। लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल अगर आपकी अच्छी नहीं है तो ये एक काफी बड़ा कॉज है। ठीक है, ओबेसिटी काफी बड़ा कॉज है, जेनेटिक्स का इसमें काफी रोल है, तो कई सारे रीजन है इसमें। रीजन में मैं नहीं जाऊंगा, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि पीसीओएस का, फीमेल फर्टिलिटी का, इनफर्टिलिटी का एक काफी बड़ा कॉज पीसीओएस है। फिर एक और बड़ा कॉज है फीमेल इनफर्टिलिटी का, जिसको हम बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। इसमें क्या होता है, जो पेल्विस रीजन होता है फीमेल का, उसमें थोड़ा दर्द रहता है हमेशा। ठीक है, जो पेल्विक रीजन होता है, आपकी पेल्विक बोन होती है, तो उसके अराउंड आपको दर्द रहेगा। अब ये होता क्यों है, ये होता है किसी एसटीडी की वजह से। ठीक है मतलब अगर जनरली क्या होगा, जैसे फीमेल ने कभी किसी ऐसे मेल के साथ सेक्स कर लिया जिसको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है, एसटीडी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहां उस केस में क्या होगा कि फीमेल के ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ गया या यहाँ पे कोई किसी तरह का इन्फेक्शन आ गया, तो उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, ये लाइनिंग्स में ना स्वेलिंग आ जाती है। ये देखो, ये नॉर्मल फेल्लोपियन ट्यूब है, ये नॉर्मल फेल्लोपियन ट्यूब है। अगर इस फीमेल को जैसे मान लीजिए पीआईडी हो चुका है, ठीक है, तो इस फीमेल का ये देखो, ये फेल्लोपियन ट्यूब ना इसमें स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है, ओवरी भी स्वेल हो गई है, ये पूरा यूट्रस की लाइनिंग भी देखो उसमें स्वेलिंग आ गई है, तो स्वेलिंग आ जाती है, तो इस स्वेलिंग की वजह से फीमेल को पेन होता है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये है क्या, ये पीआईडी ये हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से। तो दो चीजें हैं जो फीमेल को इनफर्टाइल करती हैं। मैंने दो बड़ी चीजों के बारे में यहाँ बात करी हमने, पीसीओएस और पीआईडी। अब हमने पढ़ लिया इनफर्टिलिटी के बारे में। अब हम देख रहे हैं कि अगर मेल या फीमेल इनफर्टाइल है तो इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं कि ये भी बेबी प्रोड्यूस कर पाए। तो यहाँ पे आपका हेल्प करेगा एआरटी, जो भी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं ना एआरटी। अगर मेल या फीमेल इनफर्टाइल है तो यहाँ पे एआरटी हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोशिश करेंगे कि इन ऐसे कपल को बेबी हो पाए, मेल या फीमेल दोनों में से अगर एक इनफर्टाइल है तो। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इन विट्रो का मतलब समझो। इन विट्रो का मतलब है लैब के अंदर, लैब के अंदर। ठीक है, अगर फीमेल की बॉडी में होता है तो उसको बोलते हैं, बॉडी के अंदर होता है तो बोलते हैं इन वीवो। ठीक है, इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर अगर कुछ होता है तो हम इसको बोलते हैं इन वीवो। लेकिन जब चीजें लैब के अंदर होती हैं तो उन्हें बोला जाता है इन विट्रो। ठीक है, तो हम लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। इसमें होता क्या है, फीमेल के जैसे आप देखो, ऐसे इस तरह से ना एक हॉलो, जैसे ये देख रहे हो, जैसे ये है, पहले आप समझो। पहले तो फीमेल को क्या होता है, देखो फीमेल की बॉडी में हार्मोन डाला जाता है, क्योंकि फीमेल हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहती एग के लिए। फीमेल का एग कब निकलता है, 14th डे पे निकलता है, जो उसकी साइकिल होती है 28 दिन की। 14th डे पे फीमेल रिलीज करती है एग। तो पहले तो एक हार्मोन दिया जाता है ताकि फीमेल का एग रिलीज हो। फिर उस हार्मोन के बाद जब फीमेल का एग रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखो ऐसे पंप सा डाला जाता है। ठीक है, ये एक पंप सा डाला जाएगा और फिर फीमेल का एग निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमने फीमेल का एग निकाल लिया, फिर उस एग का हम स्पर्म के साथ, ठीक है, मेल के तो देखो हमेशा कंटिन्यूसली स्पर्म बनता ही रहता है बॉडी में, तो मेल को हार्मोन देने की जरूरत नहीं है। तो मेल की बॉडी में तो हमेशा स्पर्म बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी से पहले हमने हार्मोन दे के एग बनवाया, उस एग को हमने निकाल लिया बॉडी से फीमेल के, मेल का स्पर्म ले लिया। अब इन दोनों को हम लैब में, इसमें एक पेट्री डिश होती है, देखो ये पेट्री डिश है, तो ये पेट्री डिश है। तो इस पेट्री डिश में, ये है पेट्री डिश, इसमें हम फीमेल के एग को और मेल के स्पर्म को, ठीक है, फीमेल के एग को और मेल के स्पर्म को मिला देंगे। ये देखो, जैसे ये रहा, ये लिया हमने एग, मान लो ये फीमेल का एग है, ये मेल के स्पर्म है, इनको मिला के फिर यहाँ पे जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, फिर ये यहाँ पे जायगोट बनेगा। और फिर ये जब जायगोट बन जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डेवलप होगा अराउंड, आप मोटा मोटा देखो 8 सेल का बन जाता है। जब ये 8 सेल के आसपास बनता है तब इसको फिर हम वापस क्या करते हैं, फीमेल के यूट्रस में वापस पहुंचा देते हैं। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में वापस इसको डालते हैं, एम्ब्रियो को जो बना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे यूट्रस के आसपास डाला जाता है। ठीक है, लेटर अगर हमने ज्यादा सेल का बन चुका है तो हम ज्यादातर यूट्रस में डालते हैं, अगर कम सेल का बना है तो फिर हम उसको यहाँ पे डालेंगे फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे या फिर उसको यूट्रस में डालेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जनरली इसको कॉमन टर्म में या मीडिया उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलती है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी बोलती जरूर है, लेकिन कोई बेबी इसमें टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं हो रहा, ये बात ध्यान रखना। वैसे तो देखोगे तो पेट्री डिश में हो रहा है सारा काम, लेकिन बोलती मीडिया इसको जनरली
मीडिया टर्म्स में, या अगर मैं बोलूँ नॉर्मल कॉमन टर्म्स में, इस आईवीएफ को ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वो कॉमन कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं वर्ड्स, उसके बारे में ही पता रहे। तो गाइस ये था वीडियो, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।